इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के फुल चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को वन गो में वन वीडियो में रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, हीट कैपेसिटी से। जब भी किसी बॉडी को हीट मिलता है, क्यों मिलता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग इस बॉडी के अंदर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी के एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जितना ज़्यादा हीट अमाउंट हम प्रोवाइड करेंगे इस बॉडी को, उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। तो हम कह सकते हैं कि डेल क्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल टी, यानी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब ये चेंज तमाम बॉडीज़ के लिए, तमाम सब्सटेंसेस के लिए इक्वल नहीं होगा। पॉसिबल है कि एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हम 10 जॉल हीट प्रोवाइड करें और उसका टेम्परेचर 2 डिग्रीज इंक्रीज हो, और कोई ऐसा सब्सटेंस हो कि 10 जॉल हीट प्रोवाइड करने से वो 10 डिग्रीज इंक्रीज हो। तो ऐसी एक सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसमें अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है हर एक सब्सटेंस के लिए, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लगाएंगे इक्वलिटी प्लस एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सी है, इक्वल टू डेल टी। ये इसी सी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसके लिए फॉर्मूला निकाले तो दिस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius is called heat capacity। इसका यूनिट यहां से निकलता है जॉल पर केल्विन। ये हीट कैपेसिटी का यूनिट है। याद रखें, हीट कैपेसिटी को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो सब्सटेंस हम लेते हैं, इस सब्सटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम सब्सटेंस के मास को स्पेसिफाई करें, कि एक सब्सटेंस का हम सिर्फ 1 kg मास ले और उसके टेम्परेचर को बाय 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। इस हीट कैपेसिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फॉर्मूले में डेल क्यू डिवाइड बाय एम इनटू डेल टी आएगा, यहाँ पर एम आएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम इसके मास के बजाय नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफाई कर दे, कि एक नंबर ऑफ मोल्स यानी 1 मोल हम ले किसी सब्सटेंस की और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। इस तरह हीट कैपेसिटी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर इसके फॉर्मूले में डेल क्यू डिवाइड बाय एन आ जाएगा, स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हो जाएगा जॉल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हो जाएगा जॉल पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसी एक्सप्लेनेशन पर ये जो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, इस पर न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके एमडी के टेस्ट में। और वो न्यूमेरिकल इस तरह है कि 3 बॉडीज है या 2 बॉडीज है, ए बी सी, और तीनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की। इसको भी क्यों हीट प्रोवाइड किया, इसको भी क्यों हीट, और इसको भी क्यों हीट। तो इस हीट प्रोवाइड करने से ए बॉडी के टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो वेरी वेरी ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। बी वाले में चेंज आया है लेकिन थोड़ा कम है, एक एरो लगा देता हूँ। और सी में जो चेंज आया है वो उससे भी कम है। तो इसके हीट कैपेसिटीज को कंपेयर करें, किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी हीट कैपेसिटी कम है, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें। तो हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला से हम कह सकते हैं डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी है, तो हम कह सकते हैं कि C इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर। जिस बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आया है तो उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, और जिसके टेम्परेचर में कम चेंज आया है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कंडीशन ये है कि जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो सेम है तमाम बॉडीज़ के लिए। अब इसके लिए हीट टेम्परेचर चेंज ज़्यादा आया तो मतलब इसकी हीट कैपेसिटी सबसे कम, बी वाले में उससे कम, ए से सी से कम, और सॉरी ये ए है, तो ए इज लेस देन बी इज लेस देन
सी, जिसमें ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर है उसकी हीट कैपेसिटी कम है। या इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि सी की हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर बी की है और फिर ए की है। इसको इस पर समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ के शक्ल में कि आपको किसी 3 सब्जेक्ट्स के लिए या सॉरी सब्सटेंस के लिए आपको इस तरह ग्राफ गिवन है। हॉरिजॉन्टल साइड पर हीट है और वर्टिकल साइड पर टेम्परेचर है और ये 3 डिफरेंट कर्व्स है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक सॉरी ये हो गया। ठीक है, ये 3 कर्व्स है, ये हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और आपको बताया जाए कि इनकी हीट कैपेसिटीज को कंपेयर करें, किसकी हीट कैपेसिटी कम है और किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर किस में ज़्यादा आया, एक एक पॉइंट ले ले, एक ये वाला टेम्परेचर कंसिडर करें कि इतने टेम्परेचर चेंज के लिए, इतने टेम्परेचर चेंज के लिए कौन से बॉडी को हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड है और कौन से बॉडी को हीट कम रिक्वायर्ड है। तो ए वाले को ज़्यादा हीट चाहिए कम टेम्परेचर चेंज के लिए, एंड हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट। ठीक है, तो ए बॉडी के कम टेम्परेचर के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, बी वाले के कम टेम्परेचर के लिए कम हीट चाहिए और सी वाले के कम टेम्परेचर के लिए कम हीट चाहिए। तो जिसके लिए हीट सबसे ज़्यादा उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, जिसकी हीट कैपेसिटी सबसे कम उसकी हीट कैपेसिटी उससे कम। तो यहाँ पर ए के लिए सबसे ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है तो ए की हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। इस तरह से आप इनकी कैपेसिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। इसको आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी देख सकते हैं कि जो सी है, इस सी में टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा आया है और कम हीट प्रोवाइड किया है। तो सी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आया है तो मतलब कि इसकी हीट कैपेसिटी सबसे कम है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हीट कैपेसिटी का ये है कि एक बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हुए या तो हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखें या इसका प्रेशर कांस्टेंट रखें। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट कैपेसिटी को हम बोलते हैं CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो हम कहते हैं CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों की रेशो है। एक स्पेसिफिक आइडियल गैस के लिए या किसी भी सब्सटेंस के लिए CP डिवाइड बाई CV का जो रेशो है इसको हम बोलते हैं गामा। ये कांस्टेंट के इक्वल है और ये रेशो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, हमेशा के लिए ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि CP की वैल्यू CP की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन CV होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उससे ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, एंड वाइस वर्सा। अगर हम बात करें तो 3 तरह के गैसेस होते हैं हमारे पास, एक मोनो एटॉमिक, एक डाई एटॉमिक और एक पॉली एटॉमिक। एक एटम हो, 2 एटम हो और 2 से भी ज़्यादा एटम हो। तो मोनो एटॉमिक के लिए ये जो गामा की वैल्यू है या रेशो टू द स्पेसिफिक हीट्स एप, स्पेसिफिक हीट्स की जो रेशो है मोनो एटॉमिक के लिए, इसकी वैल्यू है 1.61। डाई के लिए इसकी वैल्यू है 1.40 और पॉली एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू है 1.29। समटाइम्स MCQs में डायरेक्ट वैल्यूज भी पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज़ें बहुत काम आती है। अब देखें, मानो एटॉमिक से डाई पर जाते हैं तो स्पेसिफिक हीट की रेशो कम होती जाती है, ये भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि CP माइनस CV, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट R के इक्वल है। अगर आपको CP की वैल्यू गिवन है और आपको R की वैल्यू चाहिए या CV की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि MCQs में पूछे जाते हैं MDCAT के, वो ये है कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए CV का फार्मूला होता है 3/2R, ये मोनो एटॉमिक के लिए है, और CP की वैल्यू होती है इसका 5/2R। याद रखिए कि CP की वैल्यू हमेशा CV से ग्रेटर होगी बाय 1, बाय फैक्टर ऑफ 1। अगर ये 3/2R है तो ये 5/2R होगा। इस तरह ये मानो के लिए है। इस तरह डायटोमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R और CP की वैल्यू अगेन ग्रेटर बाय 1 होगी।
तो ये इक्वल होगी 7/2 R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछ जाता है कि हमने थोड़ा सा मानो एटॉमिक गैस लिया और थोड़ा सा डाई एटॉमिक गैस लिया और दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, इनका मिक्सचर बना दिया, या किसी कंटेनर में एक मानो एटॉमिक गैस है और एक डाई एटॉमिक गैस है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर की Cp का वैल्यू बताए या Cv का वैल्यू बताए या इन दोनों के रेशो का वैल्यू बताए, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे टैकल करेंगे इन क्वेश्चंस को? सिंपली मानो एटॉमिक की Cv का वैल्यू ले और डाई एटॉमिक की Cv का वैल्यू ले और दोनों का एवरेज निकाले। एवरेज निकालने के लिए 3/2R है ये, इसको ऐड करें प्लस इसके साथ ऐड करें 5/2R और दो वैल्यूज है तो डिवाइड बाई 2 करें। इसको सॉल्व करें तो इस मिक्सचर के लिए Cv की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह Cp के वैल्यू निकालने के लिए अगेन इन दोनों को ऐड करें 5/2R प्लस 7/2R, ये ऐड करें और डिवाइड बाई 2 करें तो इस मिक्सचर के लिए Cp की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपसे रेशो मांगा हो या कहते हो कि गामा की वैल्यू फाइंड करें तो सिंपली Cp को डिवाइड करें Cv पर, आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप के इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है। ये था हमारे लेक्चर का पहला पोर्शन। सेकंड पोर्शन में हम आ जाते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की तरफ। थर्मोडायनामिक सिस्टम हर वो सिस्टम जिसमें टेम्परेचर इंक्लूड हो, हीट इंक्लूड हो, उसको हम थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम स्पेसिफाई होता है जिन वेरिएबल से, उसको थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स है वो है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड सो ऑन, कुछ वेरिएबल्स है। और इन वेरिएबल्स को हमने कनेक्ट किया है आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से, जो कि PV इज इक्वल टू nRT है। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। जब तक इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज किसी सिस्टम के लिए फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, उसमें चेंज ना आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम इज फिक्स्ड, वो कांस्टेंट है, उसका स्टेट ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड। कि सिस्टम के स्टेट को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। लेकिन याद रखें कि जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है। और इनको हमने मुख्तलिफ थर्मोडायनामिक के लॉ से इंटरकनेक्ट किया है, जो कि हम अभी करेंगे। जिस प्रोसेस से इन वेरिएबल्स की वैल्यूज में चेंज आता है उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेसेस 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है। हर एक प्रोसेस में कोई ना कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। अगर ये वेरिएबल टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इस तरह अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस। इस तरह अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर प्रोसेस के दौरान किसी किस्म का हीट एक्सचेंज ना हो, ना सिस्टम हीट को लूज करे ना सिस्टम में हीट अंदर जाए, तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये चारों टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल क्यू डिवाइड बाई जीरो एंड एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू जीरो होता है, ऊपर वाला वैल्यू जीरो होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी की वैल्यू जीरो होती है। समटाइम्स ये दोनों वैल्यूज पूछे जाते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। और थर्मोडायनामिक वर्क डन का एक फार्मूला ये भी है कि वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो वर्क डन होता है उसको हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है, तो ये वर्क डन इक्वल टू जीरो होगी। थोड़ा सा मजीद डिस्कशन करते हैं इन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स पर अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा एडियाबैटिक है। तो 3 एग्जाम्पल्स याद रखिए।
बर्स्ट ऑफ टायर, जो टायर की बर्स्ट है, ठीक है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। इस दौरान किसी किस्म का हीट एक्सचेंज नहीं होता, जितने भी सडन प्रोसेसेस है वो एडियाबेटिक है। क्लाउड फॉर्मेशन, बादल जो बनते हैं, तो वो भी एडियाबेटिक है। और इस तरह साउंड वेव्स, ट्रेवल्स ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो भी अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस होती है। तो इस पर भी एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चार्ल्स और बॉयल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ, और यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास बन जाता है जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस तरह कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ, सॉरी प्रेशर के साथ, हाँ, वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड है प्रेशर के साथ। और यहाँ से फार्मूला निकल आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। आपको वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल वैल्यू गिवन होगी, प्रेशर की इनिशियल फाइनल या में से कोई एक गिवन होगी, दूसरा फाइंड करनी होगी। तो ये दोनों फार्मूलाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मजीद थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन्हीं की। एडियाबेटिक कंडीशंस में वर्क डन, किसी गैस को अगर हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, सॉरी, ठीक है, एडियाबेटिक कंडीशंस में, ओनली फॉर एडियाबेटिक कंडीशंस, तो एक्सपेंशन के केस में जो सिस्टम वर्क डन करेगा वो अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करके करेगा, और इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जिसके रिजल्ट में टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होते हैं। इस तरह एडियाबेटिक कंप्रेशन में एक सिस्टम एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है तो उस केस में इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।